लीगल फोरम में आप सबको खुशामदीद। हमने पिछली वीडियो में सेल सेक्शन 54, सेक्शन 55 एंड सेक्शन 58 मॉर्गेज को डिस्कस किया था, उसके साथ मॉर्गेज काइंड्स को डिस्कस किया था। आज हम उससे एक कदम आगे जाएंगे। आज हमने राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द मॉर्गेजर, जो बंदा कर्जा लेके अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रखवा रहा था, उसकी राइट्स एंड लायबिलिटीज क्या होंगी, आज हमने वो डिस्कस करनी है। लेकिन उससे आगे जाने से पहले हमने सेक्शन 59 को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन 59 वेरी सिंपल सेक्शन है। अब ये कानून ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बनाया गया था 1882 में। तो उस टाइम लिखा गया था कि भाई जो भी प्रॉपर्टी 100 रुपीज की वैल्यू से ऊपर होगी उसको हम रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के जरिए मॉर्गेज करेंगे। मतलब उसका हम जो भी मॉर्गेज करेंगे उसका एक इंस्ट्रूमेंट होगा, उसको हम रजिस्टर करेंगे, सिवाय मॉर्गेज बाय द डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड। उस मॉर्गेज के अलावा जो भी प्रॉपर्टी हम मॉर्गेज कर रहे हैं, अगर उसकी कीमत, उसकी वैल्यू 100 रुपए से ऊपर है। अब 100 रुपया कौन सा? 1882 वाला। ये कानून बनाया गया है। हमारे यहाँ पे कोई अमेंडमेंट वगैरह नहीं की गई, कोई वैल्यूएशन वगैरह नहीं की गई बाद में कि यहाँ पे 100 की जगह पे हम क्या ऐसा मतलब क्या ऐसी वैल्यू रखें कि उसको हम रजिस्टर करवाएं। तो आज के हम जो अहम टॉपिक है हमारा, राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द मॉर्गेजर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में और मॉर्गेज चैप्टर में। ये बहुत ही अहमियत का हामिल टॉपिक है। सो आप सबकी तवज्जो दरकार होगी इस टॉपिक को समझने के लिए। इंशाल्लाह ये टॉपिक, वीडियो को एंड तक देखिए, इंशाल्लाह आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ऑफ सेक्शन 60, राइट ऑफ रिडम्पशन। अब दिस इज अ बेसिक राइट ऑफ द मॉर्गेजर। अब रिडम्पशन क्या होती है? रिडम्पशन ये होती है, आपने प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखवा दी, मॉर्गेज बस प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, आपने लोन लिया, उससे 6 महीने के बाद आपने लोन रीपे कर दिया। 6 महीने के बाद आपने लोन रीपे कर दिया, तो लोन जब रीपे करेंगे तो आपका ये हक है कि आपको प्रॉपर्टी वापस मिले। तो दिस इज कॉल्ड राइट ऑफ रिडम्पशन। प्रॉपर्टी का आपको वापस मिलना आफ्टर द पेमेंट ऑफ द लोन इज कॉल्ड राइट ऑफ रिडम्पशन। अब राइट ऑफ रिडम्पशन को आप रोकने के लिए मॉर्गेज के पास दो वेज हैं, या वो जाएगा फोरक्लोजर के लिए या वो जाएगा सेल के लिए। अब जब हम राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ मॉर्गेज ही पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे फोरक्लोजर का भी इस्तेमाल होगा और सेल का भी इस्तेमाल होगी। लेकिन यहाँ पे हम राइट ऑफ रिडम्पशन को पढ़ेंगे, उसको डिटेल में जाएंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मॉर्गेज के पास दो तरीके हैं लीगली कि वो राइट ऑफ रिडम्पशन को रुकवा सकता है, उसमें हिंड्रेंस डाल सकता है लीगली। वो उससे हटकर अगर कोई और तरीका अख्तियार करता है तो उसे हम कहते हैं क्लॉग। दैट इज कॉल्ड क्लॉग। क्लॉग ऑन इक्विटी ऑफ रिडम्पशन। मतलब वो किसी तरीके से जाता है मॉर्गेजर के पास कि भाई आपने मुझे प्रिंसिपल अमाउंट आपने मुझसे 50,000 कर्जा लिया था, उसके ऊपर आपने 5,000, ओके इसको बढ़ा देते हैं, उसने 50 लाख कर्जा लिया है मॉर्गेजर ने, और उसके ऊपर 5 लाख या 10 लाख उसका क्या बन रहा है, इंटरेस्ट बन रहा है। तो वो कहता है मैं आपको इंटरेस्ट में थोड़ा डिस्काउंट देता हूँ। आप जो है ना राइट ऑफ रिडम्पशन को 4 सालों के लिए, 2 सालों के लिए, 2 महीनों के लिए आप एक्सरसाइज ना करें। तो वो अगर मान लेता है तो दिस इज आल्सो कॉल्ड क्लॉग। मैंने क्या बताया? फोरक्लोजर एंड सेल के अलावा जो भी तरीका आप अपनाएंगे उसको हम क्या कहते हैं? क्लॉग। सो दिस इज कॉल्ड डॉक्ट्राइन ऑफ क्लॉग ऑन इक्विटी ऑफ रिडम्पशन। दिस इज नॉट अलाउड इन द लॉ। जब भी लॉ पता चलेगा, जब भी लॉ में ये प्रूफ हो जाएगा कि वहां पे क्लॉग हुआ है, लॉ विल हिट यू हार्ड। ठीक है, तो ये इसके पीछे एक फिलॉसफी है। वो फिलॉसफी क्या है? वंस अ मॉर्गेज इज ऑलवेज मॉर्गेज। जिसको आपने एक मतलब मॉर्गेज किया वो हमेशा मॉर्गेज रहेगा। ये एक इक्विटेबल राइट है, ये हमेशा रहेगा, ये हमेशा रहेगा। इसका जो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जो राइट ऑफ रिडम्पशन होता है, आप 30 इयर्स तक उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप उसका लिमिटेशन कितना पीरियड है? 30 इयर्स। तो आप राइट ऑफ रिडम्पशन को 30 इयर्स तक आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप जा सकते हैं कोर्ट में अपनी प्रॉपर्टी को रिडीम करने के लिए। हाँ, शर्त ये है कि जो मॉर्गेज है उसने राइट ऑफ फोरक्लोजर इस्तेमाल ना किया हो। उसके बाद ये किया क्यों जाता है? ये मतलब ये इसको करने के लिए हम क्या करते हैं? ये क्लॉग से रोकने के लिए या ये समझने के लिए, मतलब ये क्यों होता है? ये इस वजह से होता है कि भाई जो वीकर पार्टी होती है ना, उसको हमेशा कौन हेल्प करता है? लॉ हेल्प करता है। वीकर पार्टी यहाँ पे कौन है? मॉर्गेजर वीकर पार्टी है। उसको पैसों की जरूरत थी, उसने पैसे लिए, उसने प्रॉपर्टी रखवा दी, तो ही बिकम्स अ वीकर पार्टी। सो मॉर्गेज यहाँ थोड़ा उससे जो उसकी लेवल प्लेइंग फील्ड होती है वो इक्वल नहीं होती। मॉर्गेज थोड़ा ऊपर होता है और मॉर्गेज थोड़ा नीचे होता है।
तो अब उन दोनों को इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करने के लिए एक आर्टिफिशियल लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट की जाती है उन दोनों को बराबर करने के लिए, उन दोनों को बराबर करने के लिए। तो ये क्लॉक भी उसी चीज को प्रूफ कर रहा है कि यहाँ पे क्या की गई है, एक आर्टिफिशियल लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट की गई है कि आपने क्लॉक नहीं करना, आपने क्लॉक को मतलब समझे कि क्लॉक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में हराम करार दिया गया है एक्सेप्ट लीगली। जो लीगली आपके पास कौन से तरीके हैं, एक फोरक्लोजर का और दूसरा कौन सा तरीका है, पीछे हमने राइट ऑफ रिडम्पशन को डिस्कस किया है और राइट ऑफ रिडम्पशन एक इंपॉर्टेंट राइट है और वो भी सेक्शन 60 का हिस्सा है। सेक्शन 60 को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जो सेकंड पार्ट है सेक्शन 60 का वो है रिडम्पशन ऑफ द पोर्शन। रिडम्पशन ऑफ द पोर्शन इज नॉट अलाउड, रिडम्पशन ऑफ द पोर्शन इज नॉट अलाउड। एक प्रॉपर्टी है, आपने उस प्रॉपर्टी को पूरा एक बंदे ने क्या किया है, मॉर्गेज किया है। अब वो प्रॉपर्टी 3 लाख की है, तो ऐसा नहीं है कि वो 1 लाख दे के कुछ हिस्सा उसका रिडीम कर ले, ऐसा नहीं सकता। उसने पूरी क्या कहते हैं प्रॉपर्टी को रिडीम करना होता है, वरना वो रिडीम नहीं कर सकता है इन अ पोर्शन एक्सेप्ट इन इनहेरिटेंस। कुछ ऐसे केसेस होते हैं कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां प्रॉपर्टी आपके हिस्से में आ जाती है, तो उसको हम उसमें आप रिडीम कर सकते हैं पोर्शन वाइज। वो जो जिसने बंदे ने प्रॉपर्टी लीज की थी, मॉर्गेज की थी, वो फौत हो गया। अब उसके 3 बेटे हैं और प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, 3 लाख वैल्यू है। उसमें फॉर सपोज 6 कमरे हैं, 2 कमरे हैं, 3 कमरे हैं, कुछ भी थोड़ा हिस्सा उसका। तो वो एक बेटे के पास अगर इतने पैसे आ जाते हैं कि वो अपना पोर्शन, अपना प्रोपोर्शनेट पोर्शन पे करने के अहल है, तो वो पे करके अपना हिस्सा रिडीम कर सकता है। इन दिस केस ही कैन रिडीम, अदरवाइज इन द मॉर्गेज ही कैन नॉट रिडीम। ओके, उसके बाद सेक्शन 60A होता है। हम तीसरे बंदे को असाइन करते हैं कि भाई आपने मेरी जगह पे आपने प्रॉपर्टी रिडीम करनी है, ठीक है। चाहे फिर हम उसको कह दें कि भाई आपने मेरे तरफ से क्या कहते हैं उससे लोन भी पे कर दें या कुछ भी कर दें, तो एक तीसरे बंदे को हम असाइन करते हैं कि यू हैव टू रिडीम द प्रॉपर्टी, और मॉर्गेजी बाउंड होता है कि उसको प्रॉपर्टी रिडीम करे। इसमें एक और केस होता है कि सेक्शन 60A में कि एक प्रॉपर्टी है जिसका मालिक कोई, मैं मालिक हूँ, मैंने किसी से कर्जा लिया हुआ है, अब एक मैंने क्रेडिटर है और मैंने उसको मॉर्गेज नहीं की प्रॉपर्टी। अब मैं दोबारा किसी से कर्जा ले रहा हूँ और उससे मैं क्या कर रहा हूँ, मॉर्गेज कर रहा हूँ, और उससे वो मुझसे सिक्योरिटी मांगता है। तो इसमें क्या होगा, जब मॉर्गेज का पीरियड खत्म हो जाएगा तो राइट ऑफ रिडेम्पशन उस क्रेडिटर के पास चला जाएगा। वो जो जिसने मुझे पहले कर्जा दिया था विदाउट मॉर्गेज, तो राइट ऑफ रिडेम्पशन उसके पास चला जाएगा। सो दिस इज आल्सो थर्ड पर्सन जो रिडीम करने के एहल बन सकता है, काबिल बन सकता है। तो सेक्शन 60 में हम क्या करते हैं, तीसरे बंदे को असाइन करते हैं कि वो जाके हमारी तरफ से प्रॉपर्टी को रिडीम करेगा। सेक्शन 61, अच्छा सेक्शन 60 के दूसरे पार्ट में क्या था, एक ही प्रॉपर्टी को, आपने पूरी प्रॉपर्टी को क्या किया था, मॉर्गेज किया था। यहाँ पे यू हैव मॉर्गेज द मल्टीपल प्रॉपर्टीज, P1 P2 P3 यू हैव मॉर्गेज। तो जब आप 3 प्रॉपर्टीज या 4 प्रॉपर्टीज को सेपरेटली अलग अलग से मॉर्गेज करते हैं, तो जितना आपके पास सब्जेक्ट टू द लोन पेमेंट ऑफ द लोन, अब जितना लोन आप वापस करेंगे उस हिसाब से आपको वो वाली प्रॉपर्टी वापस मिल जाएगी। एक प्रॉपर्टी 1 लाख की है, दूसरी प्रॉपर्टी 2 लाख की है, तीसरी प्रॉपर्टी भी 2 लाख की है। अब आपके पास 3 लाख आ गए, तो आप 3 लाख पे करके वो 2 प्रॉपर्टीज, एक 2 लाख और 1 लाख वाली आप क्या कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज यू हैव मॉर्गेज द सेपरेट प्रॉपर्टीज, आपने मल्टीपल प्रॉपर्टीज को सेपरेटली क्या किया है, मॉर्गेज किया है। और यहाँ पे सेक्शन 60 में क्या था, एक ही प्रॉपर्टी थी जो आपने पूरी मॉर्गेज की थी। और सेक्शन 62 में यूज ऑफ रेक्टरी मॉर्गेज, जब हमने पढ़ा था यूज ऑफ रेक्टरी मॉर्गेज, कि आपने प्रॉपर्टी अपने पास रखनी है जब तक इन रेंट्स में से आपका प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट क्लियर नहीं हो जाता। तो उसके अगर रेंट से मॉर्गेज मनी क्लियर नहीं होती तो मॉर्गेज के पास वापस जाएगा कि भाई मेरी अमाउंट क्लियर नहीं हुआ, आपने मुझे पैसे वापस करने हैं अपने लोन वाले। अब सेक्शन 63, accession to the mortgage property and section 63A, improvement in the mortgage property। अब देखिए जैसे इस्लामाबाद में सीडीए गवर्न करती है, तो प्रॉपर्टीज के हवाले से इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, अब कोई प्रॉपर्टी है या कोई ऐसा हाउस है, कोई ऐसा घर है जिसको सीडीए कहती है कि भाई फॉर सपोज देयर शुड बी अ गैप बिटवीन द गेट एंड द रोड, कितना गैप होना चाहिए, 10 फीट गैप होना चाहिए। अगर सीडीए कहती है कि भाई दिस गैप कैन बी रिड्यूस टू द 8 फीट,
ठीक है। अगर इस गैप को हम 8 फीट तक रिड्यूस कर दें तो वो जो 2 फीट एक्सेस हो रहा है प्रॉपर्टी में इजाफा हो रहा है तो वो भी वापस जाएगा फिर इसको मॉर्गेजर को। ऐसा नहीं होगा, मॉर्गेज ये नहीं कहेगा कि भाई ये प्रॉपर्टी मैंने एक्सेस करवाई थी, मेरे रहते हुए इसको मैं क्या कहते हैं इजाफा हुआ था, तो ये प्रॉपर्टी में किसी को या मुझे आप इसकी जो ना अलग से पैसे दें या कुछ ऐसा करें, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो प्रॉपर्टी पार्ट एंड पार्सल है किसका, मॉर्गेज प्रॉपर्टी का। उसके बाद इम्प्रूवमेंट देखिए, मॉर्गेज प्रॉपर्टी हम रखवाते इस वजह से है ताकि मॉर्गेज जो प्रॉपर्टी अपने पास रखता है इस वजह से ताकि वो प्रॉपर्टी बाकी रहे, और अगर वो लोन मुझे पे नहीं करता तो मैं उस प्रॉपर्टी से अपना क्लेम सेटिस्फाई कर सकता हूँ। अब उसमें इम्प्रूवमेंट कौन सी हो सकती है कि भाई उसको जो ऐसी इम्प्रूवमेंट जो उसकी सिक्योरिटी को बरकरार रखे, उसको हम क्या कहेंगे, इम्प्रूवमेंट इन द मॉर्गेज प्रॉपर्टी। अपनी अयाशी के लिए, अपनी खूबसूरती उस घर में खुद रहता है, उसके लिए वो क्या कहते हैं उसकी पेंटिंग लगवा दे, कुछ और चीज लगवा दे, तो उसको हम इम्प्रूवमेंट नहीं कहेंगे। तो अगर इन दोनों में कोई भी खर्चा, कोई भी एक्सपेंडिचर आ रहा है और वो मॉर्गेज ही कर रहा है तो वो बाद में मॉर्गेजर से ले सकते हैं। सेक्शन 65A मॉर्गेजर पावर टू लीज। मॉर्गेजर क्या कर सकता है, अपनी प्रॉपर्टी को जो उसने मॉर्गेज की हुई है उसको लीज पे दे सकता है। ठीक है, जैसे सिंपल मॉर्गेज था उसमें पोजीशन उसके पास होती है, कंडीशनल सेल थी मॉर्गेज पे कंडीशनल सेल था, पोजीशन मॉर्गेजर के पास होती है तो वो उसको लीज कर सकता है। तो ये सारे क्या थे उसके राइट्स थे। तो हमने यहाँ पे जो सेक्शंस पढ़े हैं तो इनमें से हमने मेन कॉन्सेप्ट्स, और ये जो सेक्शन 60 लिखा हुआ है तो रिडम्पशन ऑफ द पोर्शन, सो ये उसकी सेक्शंस की वर्डिंग नहीं है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट्स दे रहा हूँ और आपने बुक खोल के उसका टाइटल देख लेना है, आपने खुद उसका टाइटल देखना है। दीज ऑल आर द कॉन्सेप्ट्स, दीज आर ऑल आर द कॉन्सेप्ट्स, और हमने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और इंपॉर्टेंट सेक्शंस को डिस्कस करना है। So thank you. Inshallah, in the next video, we will discuss the rights and liabilities of the mortgagee.